प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी साहित्य में इतिहास विषय पर लेकर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा ही गहन है, बड़ा ही विस्तृत है। हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजन किया गया। मैं आज आपको हिंदी से संबंधित जो काल विभाजन है उसके बारे में आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आपकी विभिन्न विधाओं से संबंधित होते हैं। कहानी, निबंध, उपन्यास या काल विभाजन से या काल के नामों से लेकर के होते हैं। उन वीडियो को लेकर के हम आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या कहता है और हिंदी साहित्य का इतिहास कब से जन्म लिया और आज हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या दशा है और क्या दिशा है, इस बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। मेरा नाम आशीष कुमार रस्तोगी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन जो किया गया, सर्वप्रथम हम 4 कालखंडों में विभाजन करते हैं। एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रोधा कहे जाते हैं, उन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में और इसे सर्वमान्य इतिहास माना गया, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। काशी नागरी प्रचारणी काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये हिंदी साहित्य का सर्वमान्य इतिहास है। हिंदी साहित्य इतिहास को गासा रतासी ने, मिश्र बंधुओं ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने इत्यादि लेखकों ने लिखा। न अन्य इतिहासों की तुलना में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वमान्य, सर्वप्रमाणित माना गया। उस काल विभाजन को हमारा हिंदी साहित्य इतिहास समाहित करता है। जो 4 कालखंड विभाजित किए गए, उन 4 कालखंडों के नाम, नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया, जिनके नाम निम्नवत हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1350 ईस्वी, और इसकी जो भक्तिकाल की है 1350 से 1650 ईस्वी, और रीतिकाल की समय सीमा जो है 1650 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल की जो है 1850 से अब तक, क्योंकि इसमें अब तक इसलिए है कि वर्तमान समय में हिंदी में बहुत से लेखक आ रहे हैं, नए लेखक, नवीनतम लेखक समाहित किए जा रहे हैं, और इन लेखकों में आपको जानने की आवश्यकता होती है। अब एक चीज आपको बता देते हैं कि जो कक्षा 9 है
नाइन्थ में केवल और केवल आदिकाल और भक्तिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल को टेंथ में आपका रीतिकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल, और फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट में 11th एंड 12th में संपूर्ण काल। ये आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास जो समाहित किया गया है, और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजन किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब बात करते हैं एक चीज कि कभी भी क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? स्वर्ण युग, स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग की संज्ञा भक्तिकाल को दी गई, भक्तिकाल को दी गई। भक्तिकाल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इसमें बहुत सी रचनाएं लिखी गई, विभिन्न विधाओं की रचनाएं लिखी गई, विभिन्न प्रजातियों पर रचनाएं लिखी गई। अब बात करते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल के कोई विभाजन नहीं है। आदिकाल को वीरगाथा काल, दस संप्रदाय, सिद्ध सामंत काल, वीर बपन काल, विभिन्न नाम दिए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदिकाल का नाम आता है वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल नाम दिया गया किसको? आदिकाल। ये किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीज बपन काल, बीज बपन काल, ये नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल, सामंत काल, ये दिया राहुल सांकृत्यायन। इनके अलावा एक चीज जान लीजिए, कालों का नामकरण करने का श्रेय किसे जाता है? जब बात आ ही जाती काल के नामकरण की, तो इसका श्रेय, कालों के नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को जाता है। इन्होंने ही कालों के नामकरण की प्रथा की शुरुआत की। आदिकाल के बहुत से नाम हैं, उसमें प्रमुख नाम जो आते हैं वो मैंने आपको 3 नोट करा दिए हैं। वीरगाथा काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी गईं। इस काल की प्रमुख रचना कौन सी है? तो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये है, और इसमें 69 खंड हैं। इसमें 69 खंड समाहित हैं पृथ्वीराज रासो में। अब बात करते हैं, हम आपको आज काल विभाजन पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि काल विभाजन सबसे चीज है, काल विभाजन जानना। कि बाकी मैं एक एक काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करूंगा आपके साथ। आपने अभी देखा
हिंदी साहित्य काल विभाजन। काल विभाजन जो नंबर 1 जो मैंने बताया आदिकाल, दूसरा बताया भक्तिकाल, तीसरा बताया रीतिकाल, चौथा बताया आपको आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब बात करते हैं कि आपका जो भक्ति काल है, भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, सगुण निर्गुण। सगुण निर्गुण, सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। सगुण क्या है, कभी कभी क्वेश्चन यहां से उठ जाता है, सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। सगुण का मतलब है सा प्लस गुण, सा माने सहित, गुण माने विशेषताएं, विशेषताएं या विशेषताओं। विशेषताओं सहित, जिसमें विशेषताएं व्याप्त हैं, कोई ना कोई प्रत्यक्ष रूप से देखने लायक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें विशेषताएं विद्यमान हैं, उसे हम सगुण कहेंगे। जैसे राम जी विद्यमान हैं, कृष्ण जी विद्यमान हैं, जो विद्यमान हैं, जो जिनको विद्यमानता मिली, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन संभव है, उन्हें सगुण कहेंगे। जिनके दर्शन संभव नहीं है, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनका प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर सकते हैं, तो वो निर्गुण शाखा में जाएंगे, क्योंकि उनका ना तो हम रूप रंग ना स्वाद, कोई चीज उनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो कैसे हैं। जब रूप रंग स्वाद उनका जानते ही नहीं है, तो हम कैसे इसका कह देंगे कि ये चीज है। तो सगुण, गुण सहित, जिसमें गुण विद्यमान हो वो सगुण है। निर्गुण, निर्गुण जो है निर्धन गुण, निर्धन गुण, निराकार, निस्वर, नश्वर, जिसको हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके बारे में कोई मान्यता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से है, उसे निर्गुण शाखा के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं सगुण शाखा के अंतर्गत कौन कौन से काल हैं। तो सगुण के अंतर्गत 2 काल हैं। सगुण के अंतर्गत 2 काल हैं। सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। अब बात आती है रामाश्रयी। रामाश्रयी, रामाश्रयी, रामाश्रयी शब्द जो है राम प्लस आश्रयी से बनता है, और आश्रयी शब्द जो है आश्रय प्लस ई से मिलकर के बना है। राम प्रत्यक्ष हैं, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, वो रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। और आश्रय का मतलब आश्रय में सहारा, जिनके सहारे पर लेखन शुरू हुआ, जिनके आधार पर रचनाशीलता शुरू हुई, उसको रामाश्रय शाखा। जो भी तुलसी ने रचना की, तुलसी ने राम को आश्रय या राम को अपना सहारा मान करके रचना आरंभ की, और जब अपने इष्ट देव को सहारा मान करके रचना
आरंभ की, इसके कारण इस शाखा का नाम रामाश्रय शाखा पड़ गया। और जब इधर सूरदास जी ने कृष्ण को अपना आश्रय या कृष्ण को अपना सहारा मान करके रचना प्रारंभ की, तो ये कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत आ गई। अब बात करते हैं रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो प्रतिनिधि वो होता है जो शुरुआत करता है। शुरुआत करने वाला प्रतिनिधि होता है, न्यू डालने वाला प्रतिनिधि होता है। इसी तरह से भक्ति काल में रामाश्रय शाखा की न्यू डालने का काम तुलसीदास ने किया। तुलसीदास जो कि रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनकी 12 रचनाएं हैं। 12 रचनाएं हैं। विद्यार्थियों से ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है इनकी कितनी रचनाएं हैं, तो 12 रचनाएं हैं। इसमें इनकी प्रतिनिधि रचना कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी प्रतिनिधि रचना है। और इस रचना की भाषा कौन सी है? तो भाषा अवधी है। अवधी क्यों है? क्योंकि अवध क्षेत्र का महाकाव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इस खंड महाकाव्य में कितने कांड हैं? पूछा जाता है कितने कांड हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। तुलसीदास ने 12 रचनाएं की। 12 रचनाओं में इनकी प्रतिनिधि रचना रामचरितमानस है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इसमें 7 कांड हैं। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की। विनय पत्रिका, रामज्ञा प्रश्नावली, हनुमानाष्टक, बड़वय रामायण, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बहुत सी रचनाएं की। 12 रचनाओं के नाम मैं आपको जब जीवन परिचय पढ़ाऊंगा तब इस चीज को बताऊंगा। अब बात करते हैं कृष्णाश्रय शाखा की। तो कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। सूरदास की रचनाएं हैं मात्र 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाएं लिख करके और अमरता को प्राप्त कर गए। सूरदास जी अंधे थे। अंधे होने के बाद भी इन्होंने 3 रचनाएं की। उन 3 रचनाओं में साहित्य लहरी जो है, ये इनकी रचना बहुत ही फेमस रचना है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई। और क्योंकि सूरदास ब्रज के वासी थे और ब्रजवासी जो हमारे कृष्ण थे वो भी थे। उनकी रचनाशीलता जो निकल कर के सामने आई वो आपके सामने ब्रज भाषा में साहित्य लहरी, सुरसारावली और एक रचना इन्होंने और लिखी है, साहित्य लहरी, सुरसारावली, श्रृंगार लहरी। ये रचनाओं को लिख करके यह अमरता को प्राप्त किए। अब बात करते हैं हम आपसे निर्गुण शाखा की। तो चलिए निर्गुण शाखा के बारे में भी हम बता दें आपको। निर्गुण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। निर्गुण शाखा के 2 भाग हुए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि का, ज्ञानाश्रय का मतलब क्या है? तो ज्ञान को आश्रय बना करके वे व्यक्ति जो ज्ञान को ही अपना आधार बना करके, अपना सहारा बना करके अपने को फेमस हुए और अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को फेमस किया, प्रसिद्धि पाई और ज्ञान को आश्रय बना करके रचनाएं लिखने का काम किया। तो ज्ञानाश्रय के प्रतिनिधि कबीरदास की रचना साखी शब्द रमणी है। कबीरदास की रचना साखी शब्द रमणी है। इन्होंने साखी की रचना की। साखी की रचना करने के बाद
इन्होंने बताया कि साखी क्या है, साखी के बारे में लिखा। साखी शब्दमणि इन्होंने जो दोहे लिखे वो साखी के रूप में लिखे। जैसे इन्होंने दोहा लिखा, कांकर पाथर पूज मंदिर लियो बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे क्या पहरा हुआ खुदाए, गुरु गोविंदो करे का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इन्होंने सहारा लिया, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं था, सहारे में ही बताया और ज्ञान को ही आश्रय बना करके साखी की रचना की। ये पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखी गई, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी के रूप में लिखी गई। इसे सधुक्कड़ी भी कहते हैं, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रेम, प्रेमाश्रयी, प्रेम को आश्रय बना करके रचनाशीलता करने वाले प्रतिनिधि कवि जो हैं जायसी हैं। जायसी, जायसी ने लिखा है और जायसी ने पद्मावत लिखा है, पद्मावत। ये 59 भागों में लिखी गई रचना है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी है ब्रज भाषा में। और जायसी ने 3 रचनाएं लिखी, आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत। आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत। आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत। पद्मावती या पद्मावत दोनों एक पद्मावती रचना है। अब ये आपको पता चल गया होगा कि जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का कारण क्या है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का कारण केवल और केवल इसकी रचनाशीलता है और इसमें 4 संप्रदायों को लेकर के काम किया गया। अब बात करते हैं अपने रीतिकाल के बारे में। तो हमारा रीतिकाल जो है, अभी आपने भक्ति काल के बारे में पूरे काल विभाजन को जाना। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, सगुण शाखा, निर्गुण शाखा। सगुण शाखा को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी में तथा निर्गुण शाखा को प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा में रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। इनकी प्रतिनिधि रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास ने 3 रचनाएं लिख करके ही प्रसिद्धि पाई। इनकी प्रमुख रचना साहित्य लहरी है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ज्ञान मार्गी शाखा जो है, इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। कबीरदास की रचना साखी है और साखी सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी में लिखी गई है। प्रेमाश्रयी प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। जायसी ने पद्मावती लिखी है और पद्मावती में 59 सर्ग हैं और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। रीति माने नियम होता है, जहाँ पर नियम चलते हैं वहाँ रीति होती है और जहाँ नियम नहीं होते हैं वहाँ रीति नहीं होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रीतिकाल के कितने नाम दिए गए। तो रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया। आपको पता होगा 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। दूसरा है रीति मुक्त। तीसरा है रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्धि, ये इनके नाम दिए गए। श्रृंगार काल कहा गया। इनके कवि हैं केशवदास।
केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत माना गया। केशवदास जो हैं इनको कठिन काव्य का प्रेत माना गया। इसको श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई। इसके 3 नाम दिए, विभाजन किए गए, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, जो कि क्रमशः हैं। और इन तीनों के अपने अपने प्रतिनिधि कवि हैं, क्योंकि प्रतिनिधि कवि पूछा नहीं जाता है, कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो नाम मैंने आपको बताया, बाकी डिसीजन, बाकी जो विस्तृत अध्ययन है मैं आपको कार्रवाई जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका विस्तृत अध्ययन। और कठिन काव्य का प्रेत माना गया बिहारी दास। इसके प्रतिनिधि कवि एक और हैं, बिहारी लाल। बिहारी लाल, बिहारी लाल को गागर में सागर भरने का काम किया। गागर में सागर, गागर में सागर भरने का काम किया बिहारी। क्योंकि बिहारी जो बात कहते थे वो बात 2 अर्थों में होती थी, एक अर्थ में नहीं होती थी। इसलिए इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। और दादू हैं, रैदास हैं, भूषण हैं, बहुत से कवि हैं इनके, मगर 2 प्रतिनिधि रूप से निकल करके आते हैं, बिहारी और केशवदास। बिहारी ने एक रचना लिखी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई रचना की। और बता दें बिहारी सतसई में कुल 709 दोहे हैं। कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि 700 हैं, कोई बताता है 695 हैं, कोई 690 बताता है, कोई 701, 705 बताता है। वास्तविक रूप से प्रमाणित जो है 709 है। क्योंकि इसका विस्तृत अध्ययन अगर किसी को करना है तो बिहारी सतसई की बुक उठा करके कर सकता है। और बिहारी सतसई की मूल प्रति में 709 है। अब बात करते हैं हम आपसे आधुनिक काल की। आधुनिक काल का काल विभाजन भी हम आपको समझा दें, क्योंकि यहाँ से भी जरूरी है। तो आधुनिक काल जो है, अब आधुनिक काल के बारे में जब हम बात करने आते हैं आधुनिक काल का विभाजन जो है वो 4 रूपों में पहले किया गया है। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इस सन को आप देख लें, 1850 से अब तक। तो 1850 से अब तक अब बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले 1850 से पहले 1835 में भारतेंद्र जी का जन्म हुआ। भारतेंद्र जी का जन्म होना हिंदी साहित्य की उठा पटक लेना स्टार्ट किया। और भारतेंद्र जी जब आए तो उन्होंने बहुत सी रचनाएँ की, मगर कुछ लोग 1843 से आदिकाल को मानते हैं, कुछ लोग 1850 से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 1850 से माना है भारतेंद्र युग। सबसे पहला भारतेंद्र युग। अब भारतेंद्र युग की समय सीमा जो है आपकी 1850 से 1868 तक मानी जाती है। भारतेंद्र युग की समय सीमा 1850 से 1868 तक मानी जाती है। और जो है ये भारतेंद्र युग का उदय 1850 में हुआ। भारतेंद्र जी का जन्म 1835 में हुआ। उनके जन्म होने के बाद से वो इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि उनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बहुत कुछ साहित्य में किया है। हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली और बहुत सी रचनाएँ लिखी हैं।
उनका जिक्र मैं करूँगा। हरिजन पत्र निकाला, और भारतेंद्र के बाद आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की शुरुआत तो हुई 1868 से 1920 तक। अब द्विवेदी युग इसका नाम, और द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। छायावाद युग 1920 से 1938 तक। 1920 से 1938 तक। से 1938 तक। अब छायावाद के बाद आता है छायावादोत्तर। छायावादोत्तर युग 1938 से अब तक, क्योंकि इसका विभाजन भी बहुत कुछ किया गया है। छायावादोत्तर युग के भी नाम बहुत से दिए गए, इसका विभाजन किया गया छायावादोत्तर को। तो छायावादोत्तर का विभाजन हम कर दें। छायावादोत्तर तो देखिए एक चीज और आती है कभी कभी, छायावाद युग जो है, तो छायावाद का युग का दूसरा नाम क्या है? शुक्ल युग। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। छायावाद युग का दूसरा नाम शुक्ल युग अगर पूछ लिया जाता है तब आप कंफ्यूज होते हैं, और जब छायावादोत्तर का दूसरा नाम शुक्लोत्तर युग पूछा जाता है, शुक्लोत्तर युग, तब आप कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि ये हाई स्कूल में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को रखा गया है, तो इस चीज को जानने की आवश्यकता है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग कौन से हैं? अब छायावाद का विभाजन प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, विभाजन तो बहुत खतरनाक, बहुत और है, मगर मेन यही है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता, इसका विभाजन किया गया। ये प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और नई कविता। अब प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता का विभाजन होने के बाद हमारा हिंदी साहित्य का विभाजन हो जाता है, और हिंदी साहित्य के विभाजन में आपका इतना बड़ा विभाजन होने के बाद आप ये चीज़ देख सकते हैं, प्रयोगवाद के जनक जो हैं अज्ञे हैं। 1943 से माना जाता है, प्रगतिवाद 1938 से 1943 माना जाता है, 1943 से 1958 ये माना जाता है, 1958 से अब तक, 1958 से अब तक माना जाता है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रयोगवाद के जनक। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे हैं। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे हैं। अज्ञे ने 4 तारसप्तक प्रकाशित किए। जो तारसप्तक प्रकाशित हुए, 4 प्रकाशित हुए। कौन कौन से? प्रथम तारसप्तक, द्वितीय तारसप्तक, तृतीय तारसप्तक, चतुर्थ तारसप्तक। अब पहला जो है फर्स्ट, तो 1943, सेकेंड 1951, थर्ड जो है 1959, फोर्थ आपका जो है 1979 ईस्वी में ये क्रमशः प्रकाशित हुए। और अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। और
छूट गया मुझसे। छायावाद का जनक, छायावाद के जनक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में काम किया, छायावाद को जन्म देने का काम किया। छायावाद में 4 कवि आते हैं, पंत प्रसाद निराला, पंत प्रसाद निराला देवी, पंत प्रसाद निराला देवी, पंत सुमित्रानंद पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी जो आधुनिक युग की मीरा कही गई वो है आपकी महादेवी वर्मा, जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में समाहित किया गया, जो हमारे छायावाद में चतुर्थ स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं। और प्रगत प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय, जिन्होंने 43 में प्रथमतः सत्य प्रकाशित किया, उसके नाम से ये प्रयोगवाद, प्रयोग करने का काम किया। और आगे कल मैं आपको आदिकाल के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा।